सेट रहा तभी ठीक हो जाता अखनो ठीक है। रुको है। बाजू तो ठीक है, चलो चालू कर। हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है सो हम लोग देखे थे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से जो है सो प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, कांच की प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, और जब विक्षेपण होता है तो वह क्या होता है, एक स्क्रीन के 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये 7 रंग जो हमारा है ये कौन सा होता है, बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, उसके बाद पीला, और उसके बाद नारंगी, और उसके बाद कौन होता है, लाल होता है। तो आज दोस्तों हम फिर जो है सो इससे ही बचे हुए कुछ और टॉपिक के बारे में, मानव नेत्र से संबंधित कुछ और टॉपिक के बारे में आज जो है सो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले जो कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये तो आप लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में जो है सो बताया था। तो थोड़ा और इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। क्या होता है कि मान लेते हैं ये कांच का क्या है दोस्त, प्रिज्म है ABC। और जब हम क्या करते हैं इसको, मतलब जब इससे क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, तो यह क्या होता है कि कोई स्क्रीन पे कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित होता है। 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित होता है कुछ इस प्रकार से। और ये क्या होता है, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, तो यहाँ इस स्क्रीन पे इसका 7 रंग क्या होता है, दिखाई देता है 7 रंगों में। और फिर अगर हम क्या करें, फिर एक प्रिज्म और हम इसको क्या करें, लगा लें यहाँ पे। मान लिया मैंने एक प्रिज्म और लगा लिया, तो ये जो हमारा 7 रंग है ना, ये जो 7 रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 रंग फिर क्या होंगे, ये 7 रंग फिर क्या होंगे दोस्त, फिर से एक श्वेत प्रकाश में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से फिर से क्या हो जाएगा, ये एक श्वेत प्रकाश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत प्रकाश। क्या करते हैं, जब हम एक प्रिज्म से क्या करते हैं, एक श्वेत प्रकाश को अपवर्तित कराते हैं या अपवर्तित होता है एक प्रिज्म से, तो यह क्या होता है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, 7 रंग में विभक्त। और फिर उसके आगे जब हम एक और प्रिज्म का यूज करते हैं, तो वह क्या होता है, फिर से श्वेत प्रकाश में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं ये जो हम ये नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंद्रधनुष का बनना, यानी इंद्रधनुष जो है सो कैसे बनता है, इन चीज को समझते हैं। तो इंद्रधनुष जो है सो क्या होता है कि वर्षा के पश्चात बनता है। जब बारिश खत्म होती है तो कुछ देर बाद क्या होता है, हमें आकाश में क्या होता है, इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। और यह क्यों बनता है, क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और यह कैसे होता है, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। यह जो है सो हमेशा क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष, और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। और ये आप गोलाकार चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कुछ ऐसे गोलाकार चीज़ दिख रहा होगा। यह क्या है, वर्षा की बूंदें या वर्षा की बूंदें।
क्या होता है कि जब बारिश होता है तो क्या होता है, कुछ कुछ बारिश की जो है सो बूंदे क्या होती है आकाश में जो है सो ऐसे ही रहता है कुछ देर के लिए, मतलब कि और जब क्या होता है कि प्रकाश का किरण उस बारिश के बूंदों पे पड़ता है सूर्य उगने के बाद, वर्षा के ख़त्म होने के बाद, तो वह बारिश की बूंद क्या करता है, एक प्रिज्म की भांति क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। और दोस्तों आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जब क्या होता है कि एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो वह क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से जब वर्षा की बूंद जो है सो प्रिज्म की तरह कार्य करता है, और जब इससे क्या होता है कि श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण इस बारिश की बूंदे पर टकराती है तो यह क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो दोस्तों आपने जाना यहाँ इंद्रधनुष के बारे में, उसके बाद जाना कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, जो है सो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन जो है सो कैसे होता है, इन चीज़ को देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है। आप लोगों ने देखा श्वेत कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का जो है सो विक्षेपण कैसे होता है। अगर 2 प्रिज्म लगाते हैं तब जो है सो फिर से एक श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद मैंने जाना इंद्रधनुष के बारे में। जो इंद्रधनुष क्या होता है, जब क्या होता है कि बारिश के छोटे छोटे बूंदों पे प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है वर्षा होने के पश्चात, तो क्या होता है कि वह श्वेत प्रकाश की किरणें जो है सो उस मतलब वो जो बारिश का बूंद होता है वह किस भांति कार्य करता है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। और जब उस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह क्या होता है, विक्षेपित होता है और 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और हमारा जो ये स्काई है वो किसके भांति कार्य करता है, स्क्रीन की भांति क्या करता है, कार्य करता है। और जब उस पर वह लाइट पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर के तो हमें कुछ इंद्रधनुष टाइप का आकृति दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। जो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इनके कारण क्या क्या हो सकता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन को समझेंगे। क्या होता है कि हमारे मतलब पृथ्वी पे जो है सो वायुमंडल का बहुत सारा परत है, मतलब कुछ सघन परत है, कुछ क्या है विरल परत है, और कुछ जो है सो ऐसे ही निर्वात है। तो ऊपर की परत क्या है, थोड़ा मतलब कम सघन है तो उसको हम विरल मान के चलते हैं। जैसे निर्वात हो गया तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, विरल माध्यम मान के चलते हैं। और ज्यों-ज्यों हम क्या आते हैं, नीचे आते हैं तो उतना उतना क्या होता है, हमारा वायुमंडल उतना सघन हो जाता है। तो क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है तो ऊपर की परत जो है सो एक तरह से विरल माध्यम का कार्य करती है, और जब वह नीचे के परत में पहुंचती है तो नीचे का परत जो है सो वह क्या करता है, सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। और क्या होता है कि जब वह सघन माध्यम की तरह कार्य करता है तो प्रकाश की किरणें क्या होता है कि वायुमंडल में पहुंचने के बाद लगातार जो है सो मुड़ना प्रारंभ कर देती है। आप लोगों ने जाना होगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जब क्या होता है कि प्रकाश की कोई किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, वायुमंडल का अपवर्तन होता है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, आकाश में जो है सो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। उसके बाद सेकेंड में समझेंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। क्या होता है कि किसी किसी जगह बहुत जल्द सूर्योदय हो जाता है और किसी किसी जगह क्या हो जाता है, थोड़ा लेट से सूर्यास्त होता है। तो यह भी क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। अब ये जो कारण है, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, इन कारणों से संबंधित क्वेश्चन का जो है सो एक विशेष रूप से मेरे द्वारा क्लास दिया जाएगा, और उन क्लास में मैं आप लोगों को जितने भी कारण से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही जो है सो टिम्बल प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद स्वच्छ आकाश का
नीला दिखाई देना, यानी स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वह प्रकाश के परिकिरण के कारण ही क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो इसका मतलब प्रकाश के परिकिरण को समझेंगे। सूर्य के श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में पुनः विकृत होता है। क्या होता है कि सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होते हैं जब वो वायुमंडल में पहुंचता है तो उसमें जो उपस्थित कण होते हैं उस कणों से टकराने के बाद क्या होता है, पुनः क्या होता है, विकृत होता है विभिन्न दिशाओं में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण क्या होता है, टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। और उसके बाद स्वच्छ आकाश का नीला जो है सो नीला दिखाई देना क्या होता है, इसी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, इन चीज़ को हम जानते हैं। जब आप क्या करेंगे, एक अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे और उससे क्या होगा, अगर उस कमरे में कहीं एक छोटा सा छिद्र है और जब उससे प्रकाश की किरण क्या होती है उस कमरे में प्रवेश करती है तो हमें क्या होता है कि उस कमरे में उड़ता हुआ धूलकण क्या होता है उस प्रकाश में दिखाई देता है। तो यही जो प्रक्रिया होता है, मान लीजिए अगर कोई घना जंगल है, उस घने जंगल में कहीं से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो क्या होता है कि धूलकण जो है सो उस सूर्य के प्रकाश की रोशनी में क्या होता है, उड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी प्रकाश जो है सो उस धूलकण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, विकृत होता है। तो यही हमारा टिंडल प्रभाव होता है। इन चीज को भी हम जो है सो ये जो है कारण संबंधित क्वेश्चंस, जैसे तारों का टिमटिमाना, यानी आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है, ये सब कारण से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसका जो है सो विशेष रूप से हम क्लास लेंगे। तो दोस्तों अब हम दूसरा समझते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। स्वच्छ आकाश जो है सो नीला क्यों दिखाई देता है, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीला रंग जो है सो इसका तरंग दैर्घ्य जो है सो कम होता है और क्या करता है कि उसमें वायुमंडल में उपस्थित कण जो होते हैं, विभिन्न कण जो होते हैं वह क्या करते हैं, इस नीले रंग को अधिक मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं, इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मानव नेत्र जो है इतना ही मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों के सिलेबस में जितना है उतना मैं लगभग क्या किया हूँ, कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो आज जो है सो हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम ले करके आएंगे विद्युत धारा। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा जो विद्युत धारा क्या होता है और इनसे संबंधित बहुत सारी बातें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल जो है सो हम लोग लाइव आए थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो वीडियो जो है सो हमारा सही से नहीं बन पाया। तो लाइव जो है सो हम कुछ दिन बाद आएंगे जब वो मेरा टेक्निकल इशू जो है सो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में बता रहा था, इनमें बहुत सारे टॉपिक को आप लोगों को मैंने बताया और अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इन चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे, जो प्रिज्म में कैसे होता है और उसमें क्या क्या होता है और कैसे प्रिज्म जो है सो बनता है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग हेडिंग डालेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इन चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ को देखने से पहले आप प्रिज्म के बारे में जाने, जो प्रिज्म जो है सो कैसे बनता है, इन चीज़ को समझते हैं। तो प्रिज्म जो है उसमें क्या होता है कि इसके दो अपवर्तक सतह होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा है, ये आपका रेक्टेंगल टाइप का जो सतह दिख रहा है, ये क्या है दोस्त, इसका अपवर्तक सतह है। ये रेक्टेंगल टाइप का जो आकृति है, ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक सतह है। और प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होते हैं। जैसे आपको एक तो ये दिख रहा है और एक जो ये वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये वाला
आयताकार, ये क्या है, ये भी इसका क्या है, अपवर्तक सतह है। और उसके बाद प्रिज्म में क्या होता है कि इसमें दो ट्रायंगल होता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। आप लोग इसमें देख ही रहे होंगे, ये दो ट्रायंगल है। और ये नीचे वाला भाग जो होता है, ये इसका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। और ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स, ये क्या है, अपवर्तक, अपवर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह बोलते हैं। अब आप लोगों को ये एक सरल रेखा दिख रही होगी, ये वाला सरल रेखा, इसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोर। क्योंकि इस लाइन से क्या होता है कि इसके जो अपवर्तक सतह है वह एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है अपवर्तक कोर से। तो ये जो हमारा अपवर्तक सतह दिख रहा है प्रिज्म का, ये क्या है, अपवर्तक कोर पे क्या हुआ, क्या कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये प्रिज्म का क्या हो जाएगा, अपवर्तक कोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। यानी दो अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को क्या क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। तो दोस्तों आपने जाना प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में। अब क्या होता है कि प्रिज्म से जब हम प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो प्रकाश जो है सो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और सबका जो है सो सब रंग का क्या होता है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। उन चीज को हम देखेंगे। जो प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह 7 रंग में जो है सो एक स्क्रीन पे जो है सो विभक्त हो जाता है। और उन 7 रंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको समझते हैं, अपवर्तक सतह, प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोण क्या होता है। तो इनका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्तक सतह, इन चीज को समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जो प्रिज्म का वह सतह जिससे होकर के प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है दोस्त। अब आगे हम देखते हैं अपवर्तक कोर। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे क्या है, ये जो हमारा लाइन है, एक सरल रेखा जो है, ये क्या है, अपवर्तक कोर है। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से देंगे, अपवर्तक कोर। तो इसका डिफिनेशन हो सकता है कि प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। तो यहाँ आप लोग अपवर्तक कोर का डिफिनेशन समझे। जो अपवर्तक कोर क्या होता है कि प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर क्या होती है, प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर बोलते हैं।
तो ये हो गया हमारा अपवर्तक सतह। उसके बाद हमने जाना अपवर्तक कोण, उसके बाद हम जानेंगे प्रिज्म कोण। क्या जानेंगे? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक या अपवर्तक सतह के बीच बनने वाले कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ 3 चीज के बारे में जाना। अपवर्तक सतह, प्रिज्म का वह सतह जिससे होकर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक सतह बोलते हैं। और उसके बाद आपने जाना अपवर्तक कोण, यानी प्रिज्म के अपवर्तक सतह जिस सरल रेखा पर मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलते हैं। उसके बाद आपने जाना यहाँ पे प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म के अपवर्तक सतह के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो ये चीज अलग है दोस्त, ये क्या है? ये चीज अलग है। ये जो है हमारा इस प्रिज्म से रिलेटेड है, यानी इसका जो है सो नामांकन किया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ जो है सो इन तीन चीज का मैंने आप लोगों को डिफिनेशन बताया है, तो आप लोग इनको लिख लेंगे। आज क्या है कि थोड़ा बारिश का टाइम है, इसीलिए लाइटिंग आप लोगों को हो सकता है अगर कम आता होगा तो उसके लिए आप लोग परेशान न हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये दिख ही रहा होगा क्लियरली रूप से। तो दोस्तों मैंने प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन से पहले आप लोगों को बताया जो प्रिज्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आगे हम जानेंगे जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इन चीज़ को देखते हैं, फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो समझते हैं प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों अब हम समझते हैं जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ आप लोग देख ही रहे होंगे ये प्रिज्म का क्या है, 2 डायमेंशनल पिक है। तो इसको हम समझते हैं जो प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ फिगर में देखते हैं, ये आप लोग को ये एक रेज दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, इसका नामांकन कर लेते हैं हम। जैसे इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं H, उसके बाद इसको मान लेते हैं J, इसको मान लेते हैं K, इस तरह से। और ये ABC हमारा क्या है, प्रिज्म है। और ये O पॉइंट है, ये M N हो गया, और ये क्या हो गया L। ये N और L क्या है, नॉर्मल है यानी अभिलंब है। और उसके बाद ये जो हमारा एक रेज, जहाँ जो रेज क्या करता है प्रिज्म पे पड़ता है, उसे कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या हो जाता है हमारा, आपतित किरण। और दोस्तों ये जो N है, ये क्या है हमारा, अभिलंब है, अभिलंब। और ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके होंगे, एक जो होता है आपतित किरण, और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो है सो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो इन चीज़ को आप लोग पहले समझ चुके होंगे पिछले वीडियो में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। अब यहाँ पे एक कोण आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला कोण, ये कोण जो है हमारा कौन सा कोण हो जाता है, आय, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद ये हम होता है R1, ये हो जाता है परावर्तन, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपवर्तन कोण। और एक तो हमारा ये हो जाता है, जिसे R2 लिख सकते हैं, R1 और
R2। तो अब देखते हैं एक कोण यहाँ पे एक बन रहा होगा, इसे किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, विचलन कोण हो जाता है, विचलन कोण। ये कौन सा कोण हो जाता है, विचलन कोण। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे एक कोण और यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कौन सा कोण, इसको ई को बोलेंगे निर्गत कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, निर्गत कोण। ई जो हमारा होगा ये कौन सा कोण होगा, निर्गत कोण। और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, मान लेते हैं इसको हम डी मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा विचलन कोण। ये क्या हो जाएगा, विचलन कोण। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कोई आपतित किरण प्रिज्म से क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो इधर तो मान लेते हैं ये क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम। और ये हमारा प्रिज्म क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है, सघन माध्यम। ये क्या हो जाता है हमारा सघन माध्यम। तो इसमें क्या होता है कि तो ये तो विरल माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिज्म सघन माध्यम हो गया। और जब इससे प्रकाश क्या होती है, आपतित किरण प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है। ये आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में समझ चुके होंगे, जो प्रकाश का अपवर्तन जो है सो कैसे होता है, विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाने पर, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो है सो उसका अपवर्तन कैसे होता है। तो अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगती है, और फिर जब ये क्या हो रहा है, इसको के को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा किरण है इसको हम बोलेंगे, कौन सा किरण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। कौन सा किरण बोलेंगे, निर्गत किरण। क्योंकि ये क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है प्रिज्म से, यानी बाहर निकल रहा है। और ये प्रिज्म और इसके निर्गत किरण और प्रिज्म के अपवर्तक सतह के बीच जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे, जिसे किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा किरण देख रहे हैं आप, जो प्रिज्म से होकर के गुजर रहा है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है दोस्त, आपतित किरण, और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और ये कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया। तो दोस्तों आपने जाना प्रिज्म के बारे में, जो प्रिज्म से होकर के क्या होता है, प्रकाश का परावर्तित नहीं, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे अपवर्तन हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो प्रिज्म से होकर के क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिस्प्ले लगाते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो है सो सात रंग में क्या होता है, विभक्त होता है, 7 रंग में क्या होता है, विभक्त होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण जो होता है वह कैसे होता है और कितने रंगों में विभाजित होता है, इन चीज को देखते हैं। तो ये है हमारा कांच का प्रिज्म, मान लेते हैं ये कांच का प्रिज्म ABC है, और जब इससे क्या करते हैं, हम इस पे प्रकाश देते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन के बाद जो है सो जब प्रिज्म से निर्गत होती है तो यह क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित होता है। और इन 7 रंगों को देखते हैं, जो ये 7 रंग कौन कौन से हैं, इन चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, VIBGYOR, यानी आप इन 7 रंगों को इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम इसका नाम लिखते हैं, जो इसका नाम क्या है, तो VOILET, वायलेट, ये क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है। उसके बाद आता है इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। ये B से क्या हो जाता है, ब्लू,
जी से क्या हो जाता है ग्रीन, वाई से क्या हो जाता है येलो, ओ से क्या हो जाता है ऑरेंज, और आर से क्या हो जाता है रेड। तो दोस्तों ये 7 रंग क्या होता है जब प्रकाश का जो है सो विक्षेपण कराते हैं एक प्रिज्म से, तो प्रिज्म जो है सो ये प्रकाश जो है सो प्रिज्म से निर्गत होने के बाद ये इन 7 रंगों में क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे इसका स्पेलिंग इस प्रकार से होगा VIOLET, वायलेट। अब हम इसको देखते हैं जो इसका जो है सो हिंदी नेम क्या होता है, इन चीज को समझ लेते हैं। तो इसका हिंदी नेम समझते हैं। ये वायलेट का क्या हो जाता है बैगनी, बैगनी। यहाँ पे आई जो दिख रहा है इंडिगो, ये हो जाता है हमारा जामुनी, जामुन जिस कलर का होता है जामुनी, बैगनी जामुनी। उसके बाद ब्लू, ब्लू का क्या होता है नीला, इसको इस कलर से हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा नीला। ये क्या हो जाएगा जामुनी। और ग्रीन, ग्रीन का क्या हो जाएगा, ग्रीन का हो जाएगा हरा, ग्रीन का क्या हो जाएगा हरा। येलो, पीला, और ओ यानी ऑरेंज, यानी इसको बोलेंगे नारंगी, नारंगी। और ये है हमारा रेड, रेड मीन्स लाल। तो जब यानी कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है तो इस प्रकार से जो है सो ये एक इसको हम बोलेंगे स्क्रीन। ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये क्या है स्क्रीन है, स्क्रीन जिसे पर्दा बोलते हैं। जब इसको क्या करते हैं पर्दे पे उतारते हैं इसके निर्गत किरण को, तो ये क्या हो जाता है 7 रंगों में कुछ इस तरह से विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों आज आपने प्रिज्म के बारे में जाना, जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसके बाद कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अब जो है सो मानव नेत्र से संबंधित जो है सो कुछ और टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत, जैसे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, उसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है, उन चीज़ को जो है सो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, कुछ और टॉपिक जो है सो इसमें बच गया। इन चीज़ की चर्चा हम जो है सो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेलो स्टूडेंट, मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी का यूट्यूब चैनल द करियर प्लानेट पर स्वागत करता हूं। कल तक हम लोगों ने मैथ 10th मैथ का रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.3 बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट था कि √2 कैसे अपरमय संख्या √2 को अपरमय संख्या सिद्ध करना, और कुछ कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने देखे थे। आज हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमय संख्या है। क्या हमें क्या सिद्ध करना है, √5 एक अपरमय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरमय संख्या है, या √p अगर p अभाज्य है तो √p एक अपरमय संख्या है, ठीक उसी प्रकार से भी हमें क्या करना है सिद्ध करना। कुछ भी अंतर नहीं करना है, बस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसान सा है। अगर √2 याद रह गया, √2 ध्यान रह गया तो ये हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, तो चलते हैं, अधिक बातें नहीं करते हुए वीडियो पे चलते हैं, हमारे सवाल पे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे। करना क्या है तो वही सबसे पहला बात वही करना है कि लिखेंगे वही कंट्राडिक्शन मेथड से, माने विपरीत मान के, कि यदि संभव हो तो माना कि √5, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय मानना है क्योंकि अपरमय सिद्ध करना है, इसीलिए क्या मानना है लिख लेंगे। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरमय संख्या है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/b। क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b, जहां
जहां ए एवं बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक है, संख्याएं हैं। क्या है? ए और बी सहअभाज्य संख्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तब यहाँ से इसी समीकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। √5 बराबर इसका फर्दर अति करते हैं, आगे सरल करो, माने इसका हल निकालते तो क्या होगा, ये बटा में था इधर आएगा, गुना में मल्टीप्लाई में बराबर ये हो गया। ठीक, वही बात पिछले वीडियो में जैसे किए तो वही करना है। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, फिक्स याद रखना है, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करते हैं क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या यहाँ से हमें आ गया √5 का 5, बी का बी स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा गुना, मगर एक लाइन हम और लिख दे तो क्या होगा, 5b स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। यानी इससे क्या साबित हो रहा है कि अगर हम ए स्क्वायर में 5 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी स्क्वायर मिलता है। यानी कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, यानी कि ए स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है। ठीक, तो हम यहाँ से लिख लेंगे अब 5 ए स्क्वायर को लिखेंगे, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए प्रमेय से हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। कंडीशन क्या है कि वह संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, और ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो हम देखते लिखेंगे, इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना कहने के बाद अगर 5 ए को विभाजित करता है, अगर 5 ए को विभाजित करता है तो ए बराबर हम कुछ ऐसे मान लेते हैं, लिखेंगे ए बराबर 5m माना। क्या करना है, अब यहाँ लिख देना है अब, यानी कि ए में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो मान लेते हैं कि भागफल क्या होता है, m होता है, यानी कि ए बराबर 5m, ए बराबर 5m। अब ये a बराबर 5m हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हम लकीर बना लेते हैं, तो 1 में देंगे, एक क्या है, तो 1 है, लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो 1 है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या यहाँ से 5b स्क्वायर और एक स्थान पे देंगे 5m का, 5m तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, या 5b का स्क्वायर बराबर हमें क्या निकल के आ गया, 25। 5 को अगर हम स्क्वायर 5 का करेंगे तो 25 होगा, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। यहाँ से ये 5 गुना में है, उधर जाएगा बटा में, भागा में, 25, या b का स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, ये 5 क्या कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, अर्थात हुआ क्या, तो निकल के आया कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहां से लिख देंगे, अर्थात हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखो, हम देखते क्या है कि a जो है
5 जो है ए को भी विभाजित करता है और 5 जो है बी को भी विभाजित करता है, यानी कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, तो 5 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लिखेंगे अर्थात 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, क्या है, हमें क्या निकल के आया, 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हमें निकल के आ गया कि 5 जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे लिखेंगे एक इसके बाद लिखना है कि इससे इस तथ्य का विरोध होता है। लिखेंगे एक लाइन नीचे में कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे ऐसा इसीलिए हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि हमने गलत माना कि हमने गलत मान लिया था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव बस यही प्रूव करना था, हो गया। ठीक, तो अतः क्या हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको भी वही मतलब बनाना है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार बनाना है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे यदि संभव हो, वही बात, यदि संभव हो सब में लिखना है, जितना भी कहेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सब में यही लिखना है। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 5 कोई अन्य परिमेय संख्या है, अन्य परिमेय संख्या है। इसे हम एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड क्या होगा, थोड़ा आसान होगा, इसीलिए हम ये वाला मेथड से बना लेते हैं पहले। ठीक, 5 नहीं 3 मान लेते हैं। यहाँ जो आएगा ये वाला जो इसका टर्म होगा वो मान लेना है कि एक और दूसरा परिमेय संख्या है। ठीक, तो मान लेते हैं कि 3 कोई अन्य परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। चूंकि हमने मान लिया है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और 3 भी कोई परिमेय संख्या है नहीं, तो इन दोनों का जो घटाव है लिखेंगे, इसीलिए 3 + 2√5 - 3 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा। क्यों, तो लिखेंगे चूंकि 2 परिमेय संख्या का घटाव या अंतर परिमेय होता है, परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय होता है। अब यहां से अब एक तो ये पहले से ही परिमेय था, मान लिए इसको परिमेय मान लिए, और 3 पहले से ही परिमेय है 3। अब घटा देंगे, 3 में से 3 गया, क्या बचा, 2√5 बराबर परिमेय। 2 + √5 बराबर क्या बचेगा हमें, परिमेय, जो कि इस तथ्य का विरोध करता है। लिखेंगे
जो इस तथ्य का विरोध करता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए, और ऐसा हुआ क्यों, तो वो लाइन भी लिख देना है कि चूंकि हमने गलत मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, लिखेंगे ऐसा या अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। क्या गलत सिद्ध हुई, तो 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, लिख लेंगे इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय। थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक। प्रूफ क्या हो गया ये, दूसरा क्वेश्चन प्रूफ। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ ये छोड़ के कुछ ऐसे बना सकते हैं। हल्का सा देख लेते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b मान लेना है, जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है, या यहाँ से हम इसको कर ले तो ये होगा 2 + √5 बराबर a/b, इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। चूंकि 3 भी पूर्णांक है और ये दोनों भी पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं है। इससे इस बात का विरोध होता है कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम ऐसे भी इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। नीचे 3 को संख्या दिया है, इन तीनों को हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों क्या है, अपरिमेय है। पहला 1/√2 है, दूसरा 7√5 है, और तीसरा 6 + √2 है। तो हम पहला से शुरू करते हैं, ठीक ना। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा सा, नहीं तो चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं, वही बात सॉल्यूशन में वही करना है। लिखेंगे माना कि वो संभव हो, सब में वही लिखना है, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 बराबर a/b हम लिख सकते हैं, जहां लिख लेंगे जहां a और b कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। अब यहाँ से या इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 हर का परिमयीकरण कर लेते हैं, हर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हर को रैशनलाइज करने का मतलब है इसको सेम से गुना मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर a/b हो जाएगा। या यहाँ से ऊपर में √2 और नीचा में हम जानते हैं √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर a/b। अब ये डिवीजन में है, भाग में है, बटा में है, तो उधर चला जाएगा गुना में, यानी कि √2 बराबर निकल के आया 2a/b। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 2a भी पूर्णांक है, लिखेंगे 2a। अब 2a तथा b भी पूर्णांक है। अब 2a पूर्णांक कैसे है, तो a पूर्णांक था और 2 भी पूर्णांक है, और दो पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो यहाँ से 2a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसीलिए 2a/b एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो a/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध होता है, लेकिन अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो लेकिन ये इतना बराबर इतना नहीं आ रहा है, माने दोनों परिमेय हो जाना चाहिए। लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, लिखेंगे ऐसा इसीलिए हुआ
इसलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया था। अतः इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी डायरेक्ट लिख देते। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा करना था, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, हर का रेशनलाइज कर लेना था, हर का रेशनलाइज हो गया अपने आप निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ थोड़ा सा जगह है, इसमें बन जाना चाहिए। 2 क्या है, तो इसमें भी वही बात करना है। यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को a/b के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए 7 इसे परिमेय मान लिया है तो a/b के रूप में लिख देंगे, जहां ab क्या है? पूर्णांक है। ab क्या है? पूर्णांक है। या इसी को हम अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 बराबर हमें निकल के आएगा a/7b। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि a भी पूर्णांक है और 7b भी पूर्णांक है। क्या है? a और 7b पूर्णांक हैं। अतः a/7b परिमेय होगा। अब परिमेय होगा तो ये वाला परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन इससे इस बात का विरोध होता है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस बात का क्या विरोध होता है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। हम पहले से जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ से में ये है परिमेय और ये अपरिमेय, और दोनों बराबर नहीं हो सकता। यहाँ से हम लिख देंगे कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब उतना क्या लिखना है, ये लाइन अपने से लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, इसे हमें कैसे साबित करना है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही लिखेंगे, सॉल्यूशन में वही लिखेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या? अगर संभव हो तो मान लिए 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इसीलिए या अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर a/b। ठीक, 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आगे इसका आगे हल करेंगे तो क्या होगा? a/b -6 क्योंकि ab और 6, चूंकि ab वो तो पहले से लिखा है, ab एवं 6 पूर्णांक है। अतः या पूर्णांक है, इसीलिए a/b -6 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब इस बात से इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 क्या है? अपरिमेय है। क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए।
नहीं, ये वाला परिमेय है तो ये वाला भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इससे इस बात का विरोध होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देंगे। अतः या इससे तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने पहले ही गलत मान लिया कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ कि हमने पूर्व में गलत मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने आज इसे हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, इसका थोड़ा सा हम अति यहाँ पे कर देते, बस थोड़ा सा हम करना हमें क्या था, ये लाइन तो वैसे ही लिखना था कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उसके साथ हमें एक और संख्या मान लेना था 6 परिमेय संख्या है। अब इसे हम कुछ ऐसे दिखा सकते थे, 6 + √2 - 6 बराबर परिमेय संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परिमेय होता है, और इसे हम 6 + √2 को परिमेय मान चुके हैं और 6 ऑलरेडी परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। 6 में से 6 घट जाएगा, बचेगा √2 बराबर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ से फिर ये लाइन लिखना है कि इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ क्या सिद्ध हो गया कि √2 परिमेय है, लेकिन √2 हम जानते हैं कि क्या है, अपरिमेय है। तो इससे इस बात का विरोध होता है। उसके बाद ये लाइन जैसे है वैसे ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 देखा। कल अब एक्सरसाइज 1.4 से पहले कुछ उनका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फिर 1.5 में चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से, अपने आसपास में अगर कोई बच्चे हो 10th में पढ़ने वाला, तो उनके गार्जियन को, उनके माता पिता को कहे कि इस YouTube चैनल पर 10th का पढ़ाई होता है और उनसे सब्सक्राइब करवाएं।